हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरी कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है जिस किसी ने भी, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कविता की आवाज बेहद गंभीर थी। उसने कहा, अनन्या, मैंने तुम्हारे पिता के पुराने कागज और बैंक रिकॉर्ड देखे हैं। दुकान तो तुम्हारे नाम ही है, लेकिन एक और चीज सामने आई है। अनन्या ने पूछा, क्या? कविता ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम एक बैंक फिक्स डिपॉजिट भी छोड़ी थी, और अनन्या, उसे 4 साल पहले ही किसी ने तोड़वा लिया था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। किसने? कविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिस हस्ताक्षर से वह रकम निकाली गई है, वह तुम्हारे पति रोहन का है। अनन्या ने फोन अपने हाथ से गिरा दिया। उसके सामने अब सिर्फ उसकी सास का नहीं, उसके पति का भी चेहरा था। वह जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा सहारा समझती रही, वही शायद उसके पिता की आखिरी निशानी भी उसे छीन चुका था। और उसी पल अनन्या ने फैसला कर लिया कि अब वह केवल अपना अधिकार वापस नहीं लेगी, वह 4 साल से छिपाए गए हर सच को सामने लाएगी। अगली सुबह अनन्या ने सूरज निकलने से पहले ही आंखें खोल ली थी। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। कविता की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तुम्हारे पिता की एफडी भी रोहन ने तुड़वाई थी। वह बिस्तर पर बैठी अपने पिता की तस्वीर को देखती रही। तस्वीर में उनके चेहरे पर वही स्नेह था जिसे याद करते ही अनन्या का दिल भर आता था। पिता ने हमेशा कहा था, बेटी, ससुराल को अपना घर समझना, लेकिन अपना सम्मान कभी किसी के हाथ मत देना। शादी के 4 साल में अनन्या ने उनकी हर बात मानने की कोशिश की थी। बस आखिरी बात भूल गई थी। उसने अपने सम्मान ही के सबके हाथों में दे दिया। आज पहली बार उसे लगा था कि पिता की कही बात का अर्थ समझने का समय आ गया है। वह उठी, अलमारी से भूरा लिफाफा निकाला और सारे कागज एक फाइल में रख दिए। फिर उसने कविता को फोन किया। कविता, मुझे सारे दस्तावेज चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ यहाँ आओ। कविता ने कहा, मैं आ रही हूँ। अनन्या ने फोन रखा और रसोई में चली गई। कमला देवी पहले से वहां खड़ी थी। उन्होंने उसे देखते ही कहा, कल की बात को यही खत्म कर दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। आखिर तुम इस घर की बहू हो। अनन्या ने चूल्हा जलाते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने 4 साल तक हर बात भूलने की कोशिश की, अब और नहीं भूल सकती। कमला देवी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है घर चलाना इतना आसान है? मैंने भी बहुत कुछ सहा है। अनन्या ने पहली बार उनकी तरफ मुड़कर कहा, आपने सहा होगा मम्मी जी, लेकिन आपने जो सहा वही मुझे भी सहना जरूरी नहीं है। कमला देवी की आंखों में गुस्सा आ गया। बहुत जुबान चलने लगी है। तभी रीतू वहां आ गई। उसने कहा, मम्मी, इसे ज्यादा बोलने मत दो। ये दुकान लेकर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? अनन्या ने शांत स्वर में पूछा, रीतू, क्या तुमने कभी सोचा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी माँ को घर में खाना कौन बना कर देगा? रीतू चुप हो गई। अनन्या ने कहा, मैंने तुम्हें बहन माना, तुम्हारे कपड़े खरीदे, तुम्हारी पढ़ाई की फीस में मदद की, तुम्हारी शादी के लिए अपने गहने तक दिए, लेकिन तुमने हर बार मुझे सिर्फ भाभी समझा। एक ऐसी भाभी जो तुम्हारे लिए काम करती रहे। रीतू की आंखें झुक गई, लेकिन कमला देवी ने फिर भी कहा, बस करो, भावुक होने का नाटक मत करो। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रसोई से निकल गई। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और धीमे स्वर में कहा, अनन्या, मैं मानता हूँ गलती हुई है। अनन्या ने पूछा, कौन सी गलती? रोहन चुप रहा। उसने कहा, दुकान का किराया माँ ने लिया था, मैंने बस पैसे संभाले। अनन्या ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। और मेरे पिता की एफडी? रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें किसने बताया? अनन्या ने कहा। सवाल का जवाब दो। रोहन ने सिर झुका लिया। मुझे पैसों की जरूरत थी। किस लिए? मेरा कारोबार शुरू करने के लिए। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही। जिस कारोबार में तुमने मुझे नौकरानी बनाकर रखा, रोहन ने कहा, मैं चाहता था कि एक दिन सब तुम्हारा ही हो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अगर सच में मेरा था तो मेरे नाम क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बताया? रोहन के पास कोई उत्तर नहीं था। अनन्या ने कहा, तुमने मेरे भरोसे को पैसे से ज्यादा सस्ता समझा। रोहन ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर अनन्या पीछे हट गई। मुझे माफ कर दो। अनन्या ने धीरे से कहा, माफी मांगने थे 4 साल वापस नहीं आएंगे रोहन। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। कविता के साथ एक महिला अधिवक्ता घर में आई। कमला देवी घबरा गई। ये कौन है? अनन्या ने कहा, मेरी मदद करने आई है। अधिवक्ता ने फाइल मेज पर रखी और बोली, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं,
सिर्फ इतना चाहते हैं कि अनन्या को उसके अधिकार और उसके पिता की संपत्ति का पूरा हिसाब मिले। रोहन ने तुरंत कहा, हम सब परिवार के लोग हैं, घर की बात घर में ही रहेगी। अधिवक्ता ने शांत स्वर में कहा, यही तो होना चाहिए था, लेकिन जब परिवार का कोई सदस्य दूसरे के अधिकार छीनने लगे तो बात घर से बाहर चली जाती है। उन्होंने सारे दस्तावेज सामने रख दिए, दुकान की रजिस्ट्री, किराए की रसीदें, बैंक रिकॉर्ड और एफडी का विवरण। कमला देवी का चेहरा उतर गया। तभी ससुर जी कमरे में आए। उन्होंने कागज देखे और पूछा, ये सब क्या है? रोहन चुप रहा। अनन्या ने उन्हें सब बताया। ससुर जी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में शर्म थी। उन्होंने कमला देवी से कहा, तुमने ये सब किया? कमला देवी रोने लगी। मैंने घर के लिए किया। ससुर जी बोले, घर के लिए बहू का हक छीनना घर बचाना नहीं होता। ये सुनकर कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। रीतु भी रोने लगी। उसने अनन्या के पास आकर कहा, भाभी मुझे माफ कर दो। अनन्या ने उसे देखा। 4 साल की कड़वाहट के बावजूद उसका दिल पत्थर नहीं हुआ था। उसने कहा, माफी तभी मांगना जब आज के बाद किसी बहू को नौकरानी मत समझना। रीतु ने सिर हिलाया। रोहन अब भी चुप था। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और अनन्या के हाथ में रख दी। दुकान की चाबी है, मैं कल जाकर सारे कागज और हिसाब दे दूंगा। अनन्या ने चाबी को देखा। यही वह चाबी थी जिसके लिए उसे 4 साल तक अपने ही घर में अपमान सहना पड़ा था। उसने कहा, चाबी मुझे मिल गई, लेकिन मेरा भरोसा नहीं मिला। रोहन की आंखों से आंसू निकल गए। क्या हमारे बीच कुछ बचा नहीं? अनन्या ने लंबी सांस ली। रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बचता, भरोसा, सम्मान और सच्चाई चाहिए। तुमने तीनों मुझसे छीन लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने कांपते हुए कहा, बहू अगर तू चली गई तो ये घर बिखर जाएगा। अनन्या ने उनकी तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, घर दीवारों से नहीं रिश्तों से बनता है, लेकिन रिश्ते डर से नहीं चलते। वे अपने कमरे में गई। उसने वही छोटी ट्रॉली निकाली जिसमें 4 साल पहले वे इस घर में आई थी। इस बार उसमें उसने केवल कुछ कपड़े और अपने पिता की तस्वीर रखी। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी हो रही थी। रीतु उसके पैर पकड़कर बैठ गई। भाभी मत जाओ, लेकिन नफरत लेकर नहीं जा रही। अगर कभी सच में मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना। रोहन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। अनन्या उसके सामने जाकर कुछ पल रुकी। उसने कहा, मैंने तुम्हें पति से ज्यादा अपना दोस्त माना था। शायद इसी वजह से तुम्हारा धोखा इतना बड़ा लगा। रोहन ने कहा, क्या मैं कभी तुम्हारा भरोसा वापस पा सकता हूँ? अनन्या ने कहा, शायद, लेकिन आज नहीं। आज मुझे खुद को वापस पाना है। वे बाहर निकल गई। गली में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। उसके हाथ में वही भूरा लिफाफा था और दिल में पिता की आवाज, कविता, बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने अनन्या को गले लगा लिया। डर लग रहा है? उसने पूछा। अनन्या ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, बहुत, लेकिन अब डर से ज्यादा भरोसा है। कुछ महीनों बाद पुराने बाजार की वही दुकान एक छोटे से भोजनालय में बदल गई। बाहर बोर्ड लगा था, बाबूजी की रसोई। अनन्या उसने अपनी मेहनत से वही काम शुरू किया जिसे कभी उसके ससुराल वाले उसकी कमजोरी समझते थे। धीरे धीरे उसके खाने की तारीफ पूरे शहर में होने लगी। अब वह अब भी सादा खाना बनाती थी, दाल, चावल, सब्जी, पूरियां, हलवा, लेकिन हर प्लेट में उसके अपने हाथों की मेहनत की और आत्मसम्मान की खुशबू थी। एक दिन शाम को कमला देवी वहां आई। उनके हाथ में वही पुराना भूरा लिफाफा था। उन्होंने अनन्या के सामने रखकर कहा, ये तुम्हारे पिता की आखिरी चिट्ठी है। उस दिन मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि अगर तुम्हें ये मिल गई तो तुम हमसे दूर चली जाओगी, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हें रोककर हमने तुम्हें खो दिया। अनन्या की आंखें भर आई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू नहीं, बेटी बनकर माफ कर दे। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मम्मी जी, मैं बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो मैं आपको माफ करने की कोशिश करूंगी। कमला देवी रोते हुए बोली। और रोहन? अनन्या ने दूर खड़ी खिड़की से बाहर देखा। उससे भी बात होगी, लेकिन इस बार फैसला प्यार के साथ साथ सम्मान देकर होगा। तभी बाहर से ऋतु की आवाज आई, भाभी चाय बन गई? अनन्या मुस्कुराई और बोली, आज चाय मैं नहीं बनाऊंगी ऋतु, आज तुम बनाऊंगी। ऋतु हंसते हुए रसोई में चली गई। कमला देवी भी उसके पीछे चली गई। अनन्या ने अपने पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, आपने कहा था ना कि अपना सम्मान कभी मत खोना। देर से सही, आपकी बेटी ने आपकी बात समझ ली। उस दिन अनन्या को समझ आया कि हर घर बचाना जरूरी नहीं होता,
लेकिन अपने भीतर का इंसान बचाना ज़रूरी होता है और कभी-कभी एक बंद लिफाफा सिर्फ एक राज नहीं खोलता, वह इंसान को उसकी अपनी पहचान वापस दे देता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।